हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के ऊपर होगा। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टाइम 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेव गाइड क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्या होता है। तो वेव गाइड जैसे नाम से पता लग रहा है, जो वेव को गाइड करेगा उसको बोलते हैं वेव गाइड। पर इस बात से चीज़ें इतना क्लियर नहीं होती, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने मान लिया हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के अंदर हमने कोई भी पॉइंट मान लिए। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी एक सिग्नल प्रोपेगेट कर रहा है। तो जब इन्वायरमेंट के अंदर ये सिग्नल ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर प्रोपेगेट करेगा तो इस सिग्नल की स्ट्रेंथ के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस आएगी। मतलब मान लिया हमने यहाँ से ए पॉइंट से 100% स्ट्रेंथ का एक सिग्नल सेंड किया और वो बी पॉइंट तक जाते जाते 80% स्ट्रेंथ का सिग्नल बी पॉइंट के ऊपर पहुंचा। जो 20% स्ट्रेंथ है सिग्नल की, वो इन्वायरमेंट इफेक्ट के कारण बीच में लॉस हो गया, ड्यू टू एटेन्यूएशन बोल सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण उस सिग्नल की स्ट्रेंथ के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस आ गई, ठीक है। अब इस वीकनेस को कम करने के लिए सिग्नल का जो सिग्नल की स्ट्रेंथ के अंदर लॉस हुआ है उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं वेव गाइड का। मतलब अब हमारे पास एक वेव होगी, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कवर कर देंगे। कवर इन द सेंस, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इन्वायरमेंट के अंदर मूव नहीं करेगी, वो एक होलो मेटेलिक पाइप के अंदर मूव करेगी, ठीक है। मतलब हमारे पास एक होलो मेटेलिक पाइप होगा और उस होलो मेटेलिक पाइप के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप। अगर ये होलो मेटेलिक जो पाइप लिया है हमने, इस होलो मेटेलिक पाइप की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर वेव गाइड, और सर्कुलर शेप होगी तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर वेव गाइड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने यहाँ पे कवर कर दिया। कवर इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो एक पाइप के अंदर से मूव करेगी, ठीक है। होलो मेटेलिक पाइप होगा उसके अंदर से मूव करेगी और उस पाइप की शेप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस टाइप का वेव गाइड हम लेके चले हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रेक्टेंगुलर वेव गाइड के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड में हमने जो पाइप लिया है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर इन द सेंस वो इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। और ये डायग्राम होगा रेक्टेंगुलर वेव गाइड का। और इसमें जो इसकी जो लेंथ है वो हमने जेड डायरेक्शन के अलोंग ले रखी है। जो वेव गाइड है इसकी लेंथ हमने जेड डायरेक्शन के अलोंग ले रखी है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब फ्लो होगा तो वो जेड डायरेक्शन के अंदर ही होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो होगा वो जेड डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। और इसमें साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप से इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है। पर उससे पहले कुछ अजम्पशन है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन ये है, जो वेव गाइड है इसका जो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब हमने इसका रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रखा है, पहली बात ये है। सेकंड ये है इसकी जो वाल है, इनर वाल है, वो हमने परफेक्टली कंडक्टिंग मान रखी, एज्यूम कर रखा है। ये बात एज्यूम कर रखी, परफेक्टली कंडक्टिंग होती नहीं है, क्योंकि वेव गाइड के अंदर भी कुछ ना कुछ सिग्नल की स्ट्रेंथ के अंदर वीकनेस आती है या उसके अंदर भी एटेन्यूएशन होता है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो सेकंड क्या है, हमने एज्यूम कर लिया कि जो वेव गाइड है इसकी जो वाल है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, ठीक है। थर्ड हमने ये मान लिया कि इस वेव गाइड के अंदर जो होलो मेटेलिक पाइप है रेक्टेंगुलर शेप का, इसके अंदर का जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर का मीडियम हमने ले रखा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन द सेंस उस मीडियम की जो कंडक्टिविटी है वो 0 है, ठीक है। तो ये हमने तीन चीज़ें यहाँ पे एज्यूम करके चली हैं, दो चीज़ें एज्यूम की हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन तो इसका होगा ही। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो किस टाइप से प्रोपेगेट करेगी, उसको मैथमेटिकली उसको हम किस टाइप से एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो द मोस्ट कॉमनली यूज वेव गाइड इज दैट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग इनर डायमेंशन ए एंड बी। तो जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है ये मोस्ट कॉमन बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाला वेव गाइड है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और इसके इनर डायमेंशन ए और बी होते हैं। अब यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है, ए विड्थ होती है, ये हमने जो वेव गाइड बनाया था इसकी विड्थ क्या है, ये वाली विड्थ ये ए है, और इसकी ये जो हाइट है वो हमने ले रखी यहाँ पे बी, ठीक है। और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट एक कंडीशन होती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है जो ए है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके अंदर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ए रेक्टेंगुलर वेव गाइड इज ए कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यूजिंग टू गाइड द वेव और प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मतलब जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड लिया है
इसकी जो वाल है वो परफेक्टली कंडक्टिंग ले रखी है, हमने एज्यूम कर रखा है ऐसा। और साथ में इसके अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके अंदर का जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक ले रखा है, मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 0 ले रखी है और उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है। उसके बाद रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे ये बता रखा है कि जो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है इसका काम भी क्या है, ये वेव को गाइड करने का काम करता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेंड करने का काम करता है, लेके जाता है अपने अंदर से सिग्नल को। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, रेक्टेंगुलर वेव गाइड इज ए कॉमनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एट फ्रीक्वेंसी 3 to 300 GHz। ठीक है, ये पॉइंट कुछ खास नहीं है, आ गया होगा आपको समझ में। उसके बाद इसके डायग्राम के ऊपर बात करते हैं, तो डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर लेके चलेंगे, और ये ए इसकी विड्थ है, विड्थ, और बी हमने यहाँ पे इसकी हाइट ले रखी है। जो नेसेसरी कंडीशन है वो ए ग्रेटर देन होगा बी से। अब जो वेव गाइड की जो लेंथ है वो हमने किस जेड डायरेक्शन के अलोंग ले रखी है, और साथ ही इसमें जो एनर्जी का फ्लो होगा या फिर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्लो होगा वो जेड डायरेक्शन के अंदर ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इसके मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो इस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेट करती है, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट देखें तो 3 कंपोनेंट होंगे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। वेट ए मिनट, थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। सेम मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट क्या होंगे, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट हैं, ये मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वैक्यूम के अंदर, उनको ये सेटिस्फाई करेंगे। और मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होंगे हमारे पास, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर ई बाई कर्ली टी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर बी बाई कर्ली टी स्क्वायर। अगर इनके अंदर थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई माइनस, और सी क्या होता है हमारे पास, सी होता है 1 बाय रूट म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। यहाँ से अगर म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी 1 बाय सी स्क्वायर और साथ में कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली टी स्क्वायर। सेम एज इट इज़ ये मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर डी माइनस 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर बी बाय कर्ली टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, जो ये तो इक्वेशन लेके चले हम, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम इसकी 2 डायमेंशन की इक्वेशन, इनको 2 डायमेंशन वेव इक्वेशन निकालेंगे इनकी हेल्प से। तो अब ये जो इक्वेशन आई है वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेंगे तो इन वेव का हमें एक सॉल्यूशन भी एज्यूम करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है उसका हमने एक सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया, ई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, और सॉल्यूशन हमने लिया है ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी। ये आपको याद रखना पड़ेगा जो सॉल्यूशन हमने लिया है। सेम मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी हमने एक सॉल्यूशन लिया है, ये का ये सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे डिफरेंस ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन है एक्स और वाई का, यहाँ पे बी और यहाँ पे ई है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इसका सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इन दोनों की हेल्प से हम आगे सोल्व करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन उसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये, और साथ में ये जो kg है ये वेव नंबर है, पर हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि ये एक अननोन पैरामीटर है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू रियल है या कॉम्प्लेक्स है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर ई माइनस 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली टी स्क्वायर। यहाँ पे डेल है वो लैप्लेसियन ऑपरेटर है, लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू अभी यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगी, कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली जेड स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1 बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ई बाय कर्ली टी स्क्वायर। क्या किया, यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर है इसकी वैल्यू हमने पुट की है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर 2 है इसको भी यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो ई इज़ द फंक्शन, ई आर और टी का फंक्शन है, और ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम इस इक्वेशन को 2 डायमेंशन के अंदर रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2, अब इसका हम पता करते हैं ये वाली टर्म कर्ली स्क्वायर ई बाई कर्ली टी स्क्वायर, ई की वैल्यू हमारे पास है। अगर इक्वेशन नंबर 2 का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर 2 बार डेरिवेटिव कर दूँ तो मतलब कर्ली स्क्वायर ई बाई कर्ली टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी।
ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब पावर का करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये वाली जो टर्म है इसमें टाइम की कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं है, इस वाली टर्म में टाइम का फंक्शन है t। तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा, डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव लिख रहा हूँ मैं, आयटा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं e। तो यहाँ पे लिखेंगे e, आयटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1 और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब करली स्क्वायर e बाई करली टी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं करली स्क्वायर ई जेड बाई करली टी स्क्वायर, मतलब जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका अब हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम यहीं पे लिख देते हैं, z के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा करली स्क्वायर ई बाय करली जेड स्क्वायर, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ये e की पावर वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज e की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी, और साथ में ये इसमें t का कोई भी फंक्शन नहीं है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आयटा स्क्वायर और के जी का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं, आयटा स्क्वायर फिर से -1 हो जाएगा और ये आ जाएगा के जी का स्क्वायर। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो करली टी स्क्वायर बाई करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, और करली स्क्वायर ई बाई करली जेड स्क्वायर की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बाकी जो टर्म है वो सेम एज इट इज रहेगी और ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी, और ये सब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हमने यहाँ पे करली स्क्वायर ये वाली जो वैल्यू है वो करली स्क्वायर ई बाई करली जेड स्क्वायर की, और ये वाली जो वैल्यू है वो करली स्क्वायर ई बाई करली टी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दोनों टर्म है इन दोनों टर्म में ई कॉमन है, ई कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, करली स्क्वायर ई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ई बाई करली वाई स्क्वायर, और ये टर्म पहले लिख लेते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और माइनस के जी स्क्वायर। ठीक है, और दोनों में ई कॉमन है इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है इसकी जगह कुछ ना कुछ पुट करते हैं, क्योंकि हम इस 2 डायमेंशन में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे लैप्लेसियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर। अगर मैं ये वाली टर्म उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर, और इक्वल में क्या आ जाएगी, ये दोनों टर्म बच जाएगी, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ पे अब हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर, और साथ में क्या है ई, ये ई हमने साथ में लिख दिया, और प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और साथ में ई जेड इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा और स्मॉल करने की कोशिश करते हैं। अब ये वाली जो टर्म है डेल स्क्वायर माइनस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर, इसको हमने पुट कर दिया डेल स्क्वायर, और ये नीचे परपेंडिकुलर का साइन हमने यहाँ लगा दिया। इसको हम बोलते हैं इनवर्स पार्ट ऑफ लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स पार्ट ऑफ लैप्लेसियन ऑपरेटर, और साथ में ये ई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और साथ में ये आ जाएगा ई जेड यहाँ पे एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये इसको हमने 2 डायमेंशन के अंदर रिड्यूस कर लिया। अगर और आगे चाहें, इसको और आगे सोल्व करना चाहें, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई जो सी स्क्वायर है इसको के नोट पुट कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी स्क्वायर ई जेड प्लस इसको लिखेंगे के नोट स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर और ई जेड इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से आगे सोल्व करते हैं। ये एक बार रहने देते हैं हम, टी ई मोड ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक मोड, ये आगे देखेंगे। तो इसको अगर फर्दर आगे सोल्व करना चाहें तो ये वाले जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम फिर से पुट कर सकते हैं। इसको हमने बोल दिया, इसको के सी स्क्वायर मान लेते हैं, ई जेड प्लस के सी स्क्वायर, और साथ में क्या है हमारे पास, ये ई जेड भी हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ई जेड इक्वल टू 0। तो ये तो हमने निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। सेम एज इट इज अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की भी इक्वेशन आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगी 2 डायमेंशन में, इनवर्स पार्ट ऑफ लैप्लेसियन ऑपरेटर प्लस
के सी स्क्वायर और साथ में यहाँ पे आएगा बी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने 2 डायमेंशन वेव इक्वेशन निकाल ली। सॉरी, ये 2 डायमेंशन वेव इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। हम आगे जो टीई मोड है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की। अब जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड होता है उसमें जो ई जेड होता है, ई जेड को हम 0 लेके चलते हैं। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में हम ई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है उसको हम 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में हम मैग्नेटिक फील्ड वाली जो इक्वेशन है उसका यूज करेंगे, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वाली में हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली का इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं थोड़ा सा खोल के लिखना चाहूँ, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था, तो हम इसको थोड़ा सा खोल के लिखे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो इनवर्स पार्ट ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये कर्ली स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कर्ली स्क्वायर एक्स प्लस कर्ली स्क्वायर कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे, ये आ जाएगा, एक सेकेंड, कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर, और साथ में क्या है हमारे पास, ये तो हमने इनवर्स पार्ट ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर की जगह ये वैल्यू पुट की है, प्लस जो के सी है वो एज इट इज़, और बाहर क्या है बी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब ये जो इक्वेशन आई है, इसको कुछ भी नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है अपने पास, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन ये हमने यहाँ पे ओरिजिन मान लिया, ये हमने यहाँ पे ओरिजिन मान लिया, ये ओरिजिन है। ठीक है, इसके ऊपर की जो हाइट है वो क्या है, बी है, और ये वाली विड्थ क्या है, ए है। तो अब ये कह रहा है जो बी जेड है, अगर मैं बी जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो इसकी वैल्यू 0 कब कब मिलेगी, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू ए तक। करली जो बी जेड है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा इस लिमिट में, तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी, पहली बाउंड्री कंडीशन। जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है वो क्या आएगी, जो बी जेड है अगर मैं इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, किस लिमिट में, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू b तक। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन। तो अब इन्हीं बाउंड्री कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लिखेंगे जो करली बी जेड बाई करली एक्स, इसकी वैल्यू रहेगी 0, कब इसकी वैल्यू 0 रहेगी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक 0 मिलेगा। और उसके बाद करली बी जेड का अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो भी हमें 0 मिलेगा, किस लिमिट में, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू b तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 3 एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर, और बाहर था हमारे पास बी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। आई होप आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा हो, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो बी जेड है, बी जेड फंक्शन किसका, बी जेड फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई का। तो यहाँ पे हम बी जेड की जगह क्या लिखेंगे, जहाँ पे भी इस इक्वेशन में बी जेड आएगा वहाँ पे बी जेड की जगह हम लिखेंगे बी जेड इक्वल टू लिखेंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी जेड के अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे भी बी जेड मिलेगा, यहाँ पे भी बी जेड मिलेगा और यहाँ पे भी बी जेड मिलेगा। तो जहाँ जहाँ पे बी जेड होगा वहाँ पे हम एक्स और वाई पुट कर देंगे। तो ये हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, और यहाँ साथ में बी जेड है, बी जेड की जगह क्या लिखेंगे, एक्स और वाई। अब एक्स का फंक्शन है तो एक्स के ऊपर एक्स लिखेंगे और वाई को मान लेंगे कॉन्स्टेंट, वाई हो गया कॉन्स्टेंट, प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर, और वाई के नीचे वाई का फंक्शन लिखेंगे और एक्स को वहाँ पे मान लेंगे कॉन्स्टेंट, प्लस के सी स्क्वायर एज इट इज़, और साथ में क्या है बी जेड, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई इक्वल टू 0 मान लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करवा दो। अब एक्स वाई से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एक्स वाई, यहाँ पे भी मिल जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे भी आ जाएगा अपने पास एक्स वाई। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाय एक्स कर्ली स्क्वायर एक्स बाय कर्ली एक्स स्क्वायर
एक कैपिटल एक्स एक स्मॉल एक्स है, ध्यान रखना, और प्लस 1/y करली स्क्वायर वाई बाय करली वाई स्क्वायर, ऊपर कैपिटल वाई है, ठीक है, प्लस के सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली जो टर्म है इसको उठा के इक्वल टू के साइन से उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो माइनस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 1/x करली स्क्वायर x बाय करली स्मॉल x स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/y करली स्क्वायर y बाय करली y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, जो x की और y की टर्म है ये इक्वल है पर एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है पर इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। जैसे x की जो टर्म है वो हमने मान लिया +5 है, तो y की टर्म होगी -5, तभी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये 0 की इक्वल है, मतलब जो x और y की जो टर्म है भाई +5 और -5 को ऐड करूँगा तभी 0 आएगा, मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट है यहाँ पे, तो ये मिल गया। तो ये वाली जो साइड है इसमें कंप्लीट x के कंपोनेंट है ये, और जो इक्वल टू के साइड से इस तरफ है ये कंप्लीट y की टर्म है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x की टर्म है इसको किसी कंपोनेंट किसी एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे, p के मान लिया, q के मान लिया। तो अब हम यहाँ पे इसको एक p कांस्टेंट लेके चलेंगे, उस p कांस्टेंट के इक्वल मान लेंगे इस टर्म को। तो 1/x करली स्क्वायर x बाय करली स्मॉल x स्क्वायर, और साथ में क्या है प्लस के सी स्क्वायर, और इसको हमने मान लिया p स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करवा दूँ, x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा, इस x से ये x कैंसिल। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो p स्क्वायर x है इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो यही करेंगे करली स्क्वायर y बाय करली x स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ से के सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक्स इस टर्म में भी है और एक्स इस टर्म में भी है, दोनों में से बाहर निकाल लेंगे x और इक्वल टू 0। अब ये वाली जो टर्म है इसको कुछ ना कुछ पुट कर लेते हैं। अब हमने मान लिया ये वाली जो टर्म है इसको हमने क्या स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर y बाय करली x स्क्वायर, और इसको प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, प्लस क्या स्क्वायर x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। एक सेकंड में दिखा देता हूँ, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। किया क्या है, ये वाली जो टर्म है इसको क्या स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम एक सॉल्यूशन लेके चलते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, और इन तीनों में से हम एक का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और ये तो था, हमने x वाली टर्म सोल्व की थी जो इक्वल टू के साइन से इस तरफ थी, इसको सोल्व किया। अब ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व हम नेक्स्ट पार्ट के अगले सेक्शन के अंदर करेंगे। तो ये वाली टर्म थी अपने पास, ठीक है, और उस टर्म को हमने p के इक्वल मानना था, तो ये किसके इक्वल होगी, ये -p के इक्वल होगी। तो इस टर्म को हमने मान लिया -p स्क्वायर के इक्वल। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, उसको p स्क्वायर के इक्वल ही माना था हमने। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा दो तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे भी y आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा करली स्क्वायर y बाय करली स्मॉल y स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो हमने y वाली जो टर्म है उसको भी सोल्व कर लिया, जो x वाली टर्म है उसको भी हमने सोल्व कर लिया। x वाली टर्म क्या आई थी अपने पास, x वाली टर्म आई थी करली स्क्वायर x बाय करली स्मॉल x स्क्वायर, और प्लस में आया था अपने पास क्या स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये 2 टर्म आई थी, इसको इक्वेशन नंबर a बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर b बोल दिया। अब इन दोनों की दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने पास एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम लेके चलते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर b का जो सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन b का जो सॉल्यूशन होगा वो ये हो जाएगा, x इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x, और ये a cos क्या x प्लस b साइन क्या x। ठीक है, आई होप आपने ये पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स, पार्टिकल इन 2 डायमेंशन बॉक्स और पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स सोल्व किया होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आपको जरूर ये टर्म याद होगी। और से जो ए इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ए इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मान लिया, y इज द कैप फंक्शन ऑफ स्मॉल y, और ये हो जाएगा c cos क्या x प्लस d साइन क्या x। ये हमने ए और बी इक्वेशन के सॉल्यूशन मान लिए।
अब जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारे पास? बाउंड्री कंडीशन थी जो करली पी जेड है, अगर मैं उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। किस लिमिट में? एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू ए तक। और सेम करली बी जेड का जो बी जेड है उसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूं, वो भी जीरो आएगा। किस लिमिट में? वाई इक्वल टू जीरो से लेके वाई इक्वल टू बी तक। तो सेम इन दोनों के इक्विवेलेंट ही इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन लिया है, जो इक्वेशन नंबर बी का सॉल्यूशन और ए का सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन को कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाए। यहाँ पे इसको बोल दिया, ये वाली जो इक्वेशन है ये डी इक्वेशन, और ये बोल दिया सी इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो डी इक्वेशन है इसको सोल्व करते हैं। और डी इक्वेशन क्या है हमारे पास? जो एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यू एक्स प्लस बी साइन क्यू एक्स। ठीक है, तो इसका भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा करली कैपिटल x बाय स्मॉल x, और ये मिलेगा हमें यहाँ पे x की टर्म क्या है अपने पास? क्यू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा a और माइनस में आएगा कोस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस का आ जाएगा साइन क्यू एक्स, और क्यू एक्स का करेंगे तो यहाँ पे क्यू एक और मिल जाएगा, प्लस ये मिलेगा b कोस क्यू एक्स, और साथ में यहाँ पे क्यू और आ जाएगा, इसका करेंगे तब। तो अब इसको नेक्स्ट पार्ट में कैसे सोल्व करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में बाद में सोल्व करेंगे। इससे पहले ये जो सी इक्वेशन है इसका भी हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके आई होप दोनों फ्रेम में एक फ्रेम में दोनों इक्वेशन दिखाई दे रही होंगी आपको। करली y बाई कैपिटल Y बाई करली स्मॉल y, इसको हम लिखेंगे c, और कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन, माइनस साइन आएगा, और क्यू एक्स का करेंगे तो यहाँ पे क्यू और आ जाएगा, प्लस उसके बाद क्या है डी साइन क्यू एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा डी साइन का हो जाएगा कॉस क्यू एक्स, और साथ में यहाँ पे एक क्यू हमें और मिल जाएगा। या बेटर टू राइट, इस क्यू की जगह हम पी लेके चलते हैं, यहाँ पे पी। ठीक है, यहाँ पे भी हम पी ले लेते हैं इसमें, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे तो ये वाली जो टर्म है दोनों इक्वेशन में, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें जो बी क्यू की वैल्यू है, इसमें बी क्यू की वैल्यू और इसमें डी क्यू की वैल्यू, ये जीरो हो जाएंगी। किसकी हेल्प से? बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से। तो बचेगी कौन सी? ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी। तो पहले इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ए क्यू साइन क्यू एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा अपने पास। अब यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू हमने अपनी जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि a की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो जो एम्पलीट्यूड है वही जीरो हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो a है वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। अब a जीरो के बराबर नहीं है तो क्या जीरो होगा? साइन क्यू एक्स जीरो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड, साइन क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, और साइन की जो वैल्यू है वो जीरो कहाँ पे होती है? जीरो पे होती है, पाई पे होती है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो जो क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो कितने पे हो जाएगी? n पाई पे हो जाएगी। और क्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे जो x है इस x को हम रिप्लेस कर लेते हैं a से, तो x रिप्लेस a, तो ये आ जाएगा क्यू a इक्वल टू n पाई, और यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी क्यू इक्वल टू n पाई बाय a। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार बोल दिया। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे, यहाँ जो y वाली टर्म है ये तो जीरो होगी। अब इसको सोल्व करेंगे, इसमें भी जो c है वो तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, तो साइन पी एक्स जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही लिख देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे जो c है वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एम्पलीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, तो साइन पी एक्स जीरो के इक्वल होगा। अब पी एक्स जीरो कब कब हो सकता है? यहाँ पे भी जो x है, यहाँ पे x को a से रिप्लेस किया था, यहाँ पे x को b से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दूसरी इक्वेशन है पी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई, और p इक्वल टू आ जाएगा अपने पास n पाई बाय b। तो ये दो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, एक इक्वेशन नंबर स्टार और दूसरी को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर डबल स्टार। इवन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे कहाँ पे? जो हम सॉल्यूशन एज्यूम करके चले हैं, जो इक्वेशन नंबर सी और डी है, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे इस टर्म में जो क्यू की वैल्यू वो पुट की जाएगी और यहाँ पे पी की वैल्यू पुट की जाएगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं वहाँ पे एज इट इज़ लिखूंगा गैप, और यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू पुट करूँगा। तो जो जो फर्स्ट इक्वेशन है, x इज़ द फंक्शन ऑफ x, और ये है a cos
क्यू एक्स, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, सी कॉस पी एक्स। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू अपने पास ये है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगी ए कॉस एन पाई बाय ए और साथ में एक्स, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सी कॉस और पी की वैल्यू ये है एन पाई बाय बी और इनटू में आ जाएगा अपने पास एक्स। एक सेकेंड, दोनों में एक्स नहीं आएगा, एक में वाई लेके चलना पड़ेगा, ये एक में वाई ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, एक एक्स के लिए है एक वाई के लिए है, तो हमने एक में एक्स ले लिया और एक में वाई ले लिया, तो एक इक्वेशन ये आती है अपने पास और एक इक्वेशन ये आती है। अगर अब ऑल ओवर एक्स, ये तो हमने एक्स और वाई का इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिया है अलग अलग, अगर दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन लेके चलें तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा बी जेड इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और यहाँ पे एक चीज़ और है, हम बता सकते हैं जो m की वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक और होती है हमसे, यहाँ पे n का हमने यूज कर लिया, n का यूज कर लिया, तो दूसरी इक्वेशन में हम n का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम m का ले यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम m लेके चलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसके अंदर याद रखना। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन हो सकती है, और जो n की वैल्यू वो भी 1 2 3 4 सो ऑन हो सकती है। तो उसके बाद जो कंप्लीट ऑल ओवर सॉल्यूशन होगा तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a कॉस एन पाई बाय ए इंटू एक्स और इंटू में c कॉस m पाई बाय b इंटू वाई। ठीक है, और ये जो a और c है ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, ए सी कॉस एन पाई बाय ए इंटू एक्स और कॉस एम पाई बाय पी इंटू वाई। ये अपने पास सॉल्यूशन आता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो ए सी है, इस ए सी दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट से इसको रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा बी जेड इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये इक्वल में है, एक सेकेंड, एक्स एंड वाई, और ये आ जाएगा, इसको बी नोट से रिप्लेस कर दिया, जो ए सी है इसकी जगह में हम लिखेंगे बी नोट, ये आ जाएगा बी नोट कॉस एन पाई बाय ए इंटू एक्स और कॉस एम पाई बाय पी इंटू वाई। तो ये आती है अपने पास बी जेड की वैल्यू। अब ये जो बी जेड की, एक सेकंड फ्रेम में दिखाई नहीं दी आपको, इन दोनों को हमने, ये जो ए सी है इसकी जगह बी नोट कर दिया, बाकी की जो पूरी टर्म है उसको एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया। अब ये जो बी जेड की वैल्यू, इस बी जेड की वैल्यू से ही हम सारे जो आगे के जो ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई की जो वैल्यू निकालेंगे वो सब इसकी हेल्प से निकालेंगे। पर इसमें जो यूज होगा वो पहले वाले लेक्चर का यूज होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो मोड निकाले थे, नॉर्मल वेव गाइड के जो मोड निकाले थे, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसफर्स मैग्नेटिक मोड, तो वहाँ पे हमने कुछ इक्वेशन निकाली थी, उन इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक्चुअली होगा क्या, ये जो बी जेड है इसका एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, एक बार इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, और उसके साथ में एक टर्म होगी वो मल्टीप्लाई भी करनी होगी, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट अपने पास निकलेंगे। पर ये सब देखेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। पर ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने यूज किया है, पहले वाले लेक्चर के जो रिजल्ट हमने निकाले थे, मोड ऑफ वेवगाइड हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के बारे में पढ़ा था। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में हमने क्या किया था, जो ई जेड की वैल्यू है वो 0 की थी, और ई जेड की वैल्यू जब 0 की थी तो हमने वहाँ पे ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई के कुछ रिजल्ट निकाले थे, वो रिजल्ट हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, उन रिजल्ट का डायरेक्ट हम यूज करेंगे, और एग्जाम में भी आपको ये डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा इसका, और कोई भी अदर सॉल्यूशन नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओ, आपको डायरेक्ट ये याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पिछले वाली सेक्शन में हमने बी जेड की वैल्यू निकाल ली थी, और इन रिजल्ट का यूज करके इस बी जेड की जो वैल्यू है उसको अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं और ई एक्स ई वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, वहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन एज्यूम किया था। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर बी माइनस 1 बाय सी स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर बी बाय कर्ली टी स्क्वायर। ये हमने वैक्यूम में मैक्सवेल की इक्वेशन लिखी थी पीछे, वैक्यूम में इक्वेशन, और इस इक्वेशन का हमने एक सॉल्यूशन माना था। क्या था, बी इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, और वो किसके इक्वल था, बी एक्स एंड वाई, और ई की पावर ई बी जेड आएगा, सॉरी यहाँ पे ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी। अब जो बी जेड है ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली इसकी वैल्यू, और ये वैल्यू इसके इनटू में और रख दें, मतलब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा बी नॉट कॉस एम पाई एक्स बाय ए और कॉस एन पाई वाई इंटू बी, और साथ में ये वाली टर्म
ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, बी जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब करना क्या है, ये जो बी जेड की वैल्यू है, इस बी जेड की वैल्यू जो पहले वाली जो रिजल्ट हैं, ये वाली जो रिजल्ट 4 रिजल्ट, यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे जो बी जेड है उसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रखा है। ठीक है, अगर मैं बी जेड का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूँ और ये वाली टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ई वाई की वैल्यू उसी बी जेड का अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूँ और ये वाली टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो हमें ई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास जो बी जेड है, इस बी जेड का पहले मैं किसके साथ कर ली, बी जेड बाय कर ली वाई, मैं इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ये आ जाएगा बी नॉट, इसमें वाई की कोई टर्म नहीं है तो ये आ जाएगा कॉस एम पाई एक्स बाय ए, ये एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे वाई की टर्म है अपने पास, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कोस का करेंगे इंटीग्रेशन, कोस का आएगा अपने पास साइन एन पाई वाई बाय बी, और अब इस एंगल का करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इनटू में एन पाई पाई बी, और साथ में ये वाली टर्म अपने पास यहाँ पे आ जाएगी ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी। ठीक है, अब ये तो निकाल लिया। अब इनटू में क्या है, आयटा ओमेगा के सी स्क्वेयर। अब इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसके साथ, तो यहाँ पे अगर मैं ये टर्म लिख दूँ, पहले मैं वही टर्म लिखता हूँ, आयटा ओमेगा के सी स्क्वेयर। ठीक है, और अब ये टर्म एज इट इज़ लिख देता हूँ इसके साथ में एन पाई बाय बी, और साथ में ये आ जाएगा बी नोट कॉस एम पाई एक्स। इक्वेशन थोड़ा सा लंबी है, इसमें ध्यान रखना, इनटू साइन, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, साइन एन पाई वाई बाय बी और ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी किसकी, ई एक्स की। ठीक है, ई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ई वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी, ई वाई की वैल्यू जो बी जेड आई है, ये जो बी जेड की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, कोस का क्या हो जाएगा, फिर से साइन हो जाएगा। ठीक है, और एंगल का करेंगे तो एम पाई इंटू ए आ जाएगा, और साथ में ये वाली जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें ई वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। सेम एज इट इज़ बी एक्स में भी यही होगा, जो बी जेड की वैल्यू है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवाया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और सेम एज इट इज़ हम बी वाई की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है वो तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड की। तो पहले यहाँ पे जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के जो कंपोनेंट है, ई एक्स, ई वाई, बी एक्स, बी वाई, इन चारों की वैल्यू मैं एक बार निकाल के लिख देता हूँ यहाँ पे, और बाद में उसके बाद जो नेक्स्ट मोड है वो स्टार्ट करेंगे। तो सब वैल्यू हमारे पास ये आ जाएंगी, ई वाई की वैल्यू ये आएगी, बी एक्स की, बी वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे m इक्वल टू 1 पुट करेंगे और n इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब m और a कौन सा लेके चलेंगे हम यहाँ पे, ये वाला भी एक बार बता देता हूँ मैं। ये वाली जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था इसमें a है और ये क्या था, b था। तो जो a वाली जो साइड है इसको हम m लेके चलेंगे, जो b वाली है, जो b की जगह हम n लेके चलेंगे। ठीक है, और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे m की जगह 1 और n की जगह 0, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएंगी। ये वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड की। अब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में क्या होगा, जो बीजेड है वो बीजेड 0 हो जाएगा, बीजेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे होता क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। मतलब वेव ये प्रोपेगेट करिए तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसको ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो 2 डायमेंशन की जो इक्वेशन है सॉल्यूशन वो लेके चलेंगे। तो ये वाली जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का लिया था डिटो वही है, वहाँ पे बी जेड था, यहाँ पे ई जेड है, बस यही डिफरेंस है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे हमने बी जेड का सॉल्यूशन निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा ई जेड का, और सॉल्यूशन आएगा ये कंप्लीट। एग्जाम में आप इसको कंप्लीट करने मत लग जाना, कहीं बी जेड का भी सॉल्यूशन निकाले और ई जेड का सॉल्यूशन कंप्लीट निकाल के दिखाओ, आपके 3 घंटे इसी में निकल जाएंगे। ठीक है, तो लिखना सिमिलर और डायरेक्ट ये रिजल्ट आप लिख देना। ठीक है, सेम वही है, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। जहाँ पे पी नोट है वहाँ पे ई नोट है बस। और अब ये सॉल्यूशन आने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो इक्वेशन थी, एक सेकेंड यहाँ पे बता देता हूँ। अपने पास एक इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर बी माइनस 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर बी बाई करली टी स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी, डेल स्क्वायर ई माइनस 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर बी बाय करली टी स्क्वायर, सॉरी ई आएगा यहाँ पे,
इसका एक सॉल्यूशन माना था इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या सॉल्यूशन था? ई इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड टी, और ये आ जाएगा ई एक्स वाई, ठीक है, ई जेड आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी। ये हमने सॉल्यूशन लिया था। तो यहाँ पे पीछे हमने वैल्यू किसकी निकाली? ये वैल्यू निकाली है, और वो जो वैल्यू निकाली वो उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो इसके इंटू में ये वाली टर्म, मतलब यहाँ पे ये जो ई जेड की वैल्यू निकाली है इसके इंटू में क्या रखें? ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस आयटा ओमेगा टी, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन की हेल्प से जो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड है उसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो उससे पहले वाले में हमने क्या किया था? जो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड इलेक्ट्रिक मोड किया था, तो जो नॉर्मल वेव गाइड है उसके मोड का यूज़ किया था। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव के जो मोड थे, यहाँ पे मैग्नेटिक जो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड है उनका यूज करेंगे। जो नॉर्मल वेव गाइड था उसमें ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड हमने निकाले थे, उनका रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट रिजल्ट क्या था? वहाँ पे ई एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी आयटा के जी बाई के सी का स्क्वायर, कर ली ई जेड बाई कर ली एक्स, मतलब ई जेड की वैल्यू तो ये है हमारे पास। अब मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँगा और ये वाली टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ई वाई की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली जो टर्म है इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ई वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और सेम एज इट इज़ बी एक्स और बी वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इससे आगे नहीं बता रहा। आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा, ठीक है। तो ये था रेक्टेंगुलर वेव गाइड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, वो पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो जेड डायरेक्शन में जा रही है, और जेड डायरेक्शन में जा रही है मतलब जेड डायरेक्शन के अलोंग ही जो वेव है उसका वेरिएशन हो रहा है। जो वेरिएशन लेके चलेंगे वो कितना होगा? ई की पावर आयटा के जी जेड माइनस ई की आयटा ओमेगा टी, ये वेरिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेव ओनली जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो जेड डायरेक्शन में जो वेरिएशन होगा वो ये होगा, ये हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव गाइड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो।